नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो सबका चहीता है, लेकिन किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है दोस्तों। गिरते हुए शेयर मार्केट में भी कैसे कमाएं पैसा? ये जो सवाल है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को परेशान करता रहा है और कोई भी इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाया है। अगर मैं ठीक से बोलूँ तो आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर आप अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओगे, अगर वैल्यूएबल स्टॉक में पैसा लगाओगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अगर वो कुछ दिनों के लिए डाउन भी जाएगा तो फिर से रिकवर हो जाएगा और अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये अच्छा स्टॉक होता कैसा है? ये अच्छा स्टॉक दिखता कैसा है? ये अच्छी कंपनी होती कैसी है? क्या क्या क्राइटेरियाज है जिनसे अच्छी कंपनी, अच्छे स्टॉक, अच्छे शेयर की पहचान की जा सके? शेयर मार्केट में कुछ ऐसे टॉप इन्वेस्टर्स भी है जो हर साल सेंसेक्स और निफ्टी से भी कई गुना ज़्यादा रिटर्न, लगभग 40 से 50% कमाते हैं। लेकिन आखिरकार ये लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं, जबकि हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, वो जब स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो या तो नुकसान हो जाता है या बहुत ही लो रिटर्न पर हमें एग्जिट भी करना पड़ता है काफ़ी वक्त। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास स्टॉक मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है। आज हम इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं और आपको मैं ऐसे 7 स्टेप बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप एक अच्छा शेयर आइडेंटिफाई कर सके, उसमें इन्वेस्ट कर सके और अच्छा खासा पैसा कमा सके दोस्तों। हम ज़्यादातर लोग इसमें पैसा इसलिए नहीं कमा सकते क्योंकि हम किसी भी शेयर को खरीदने के लिए किसी से टिप मांगते हैं, किसी ब्रोकरेज हाउस पर डिपेंड होते हैं या फिर फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर डिपेंड होते हैं या किसी टीवी चैनल पर किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं और वो स्टॉक उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्या ये इतना मुश्किल है कोई भी अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करना या फिर उसको सिलेक्ट करना? मुझे नहीं लगता दोस्तों। इनमें से ज़्यादातर लोग जो आपको एडवाइस देते हैं, आपको बताते हैं कि खुद से ही सही शेयर को सिलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है और वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के मल्टी बैगर स्टॉक को कभी पिक नहीं कर सकता। मतलब ये लोग जो है दोस्तों, इन्वेस्टिंग को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है इस बारे में? मुझे तो लगता है कि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये उनका बिजनेस है। और अगर हम अपने आप अगर किसी अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सीख गए दोस्तों, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट? इन लोगों का पैसा कमाने का ये जरिया है और किसी भी समय किसी भी शेयर का प्राइस ये बढ़ा सकते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट इनका पहले से ही होता है और उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे साधारण लोग उनकी टिप्स लेते हैं, उस स्टॉक को खरीदते हैं और जब हमारी प्रॉफिट कमाने की बारी आती है तो स्टॉक नीचे जाने लगता है और हमें नुकसान हो जाता है दोस्तों। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप बिना किसी मदद के खुद से ही अच्छे शेयर में निवेश कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आज मैं आपको वो 7 स्टेप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप शेयर मार्केट में कभी नुकसान नहीं खाओगे दोस्तों। और आप इन स्टेप्स को आजमा कर अच्छे शेयर में खुद से एनालिसिस करके अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अच्छे शेयर का चुनाव कैसे करेंगे, शेयर मार्केट में अच्छे शेयर में निवेश कैसे करेंगे, कौन से शेयर में पैसा निवेश करें, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी, खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है दोस्तों, मैं आज आपको सिर्फ 7 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। इनमें हम देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल का यूज करके हमें स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग करना है। उसके बाद उसके बिजनेस की पूरी जानकारी लेनी है, साथ साथ उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसके जो डेबिट है, उसका लोन है, वो देखना है। आरओई, आरओसी जैसे कौन से फाइनेंशियल रेशियोज हमें देखने होंगे, कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑनेस्टी कितनी है वो हमें देखेंगे। और स्टॉक की सही वैल्यू कैसे पता करें, ये भी चीज़ हम जान लेंगे दोस्तों। तो आइए हम शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो। अमेरिका के एक बहुत ही फेमस फिलंथ्रोपिस्ट है मिस्टर जॉर्ज एफ बेकर। वो बहुत ही अच्छी लाइन लिखते हैं दोस्तों, स्टॉक से पैसा कमाने के लिए आपके पास उस स्टॉक को देखने का विजन होना चाहिए, उसको खरीदने का करेज होना चाहिए और उसे होल्ड करने का पेशेंस भी होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में एनएसई और बीएसई पर हजारों कंपनीज लिस्टेड है। तो अब यह आपका काम है कि उन हजारों कंपनियों में से शेयर बाजार में सही कंपनी को कैसे ढूंढ पाएंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे दोस्तों। तो एक अच्छे स्टॉक में निवेश करने के लिए आज जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, उनको
फॉलो कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने आपको दी है दोस्तों। अपने शुरुआती समय में अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे, सीख लेंगे, तो जिंदगी में कभी भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे दोस्तों। तो आइए आज हम पहली स्टेप देखने जा रहे हैं, शेयर की स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग करना। अगर आपको, लेकिन सबसे पहले एनएसई और बीएसई पे जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड है और हर एक स्टॉक को एक एक करके उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना और उसको एनालाइज करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम एक क्राइटेरिया आज अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हजारों स्टॉक्स में से उतने ही स्टॉक्स फिल्टर होके आ जाते हैं जो इन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। ठीक है, इसलिए आप नीचे दिए गए कुछ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, इनको अच्छे से समझ ले, इनको अच्छे से जान ले और इनकी हेल्प से आप सही शेयर का चुनाव करें। अब ये देखते हैं कि अच्छा शेयर, अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग के क्राइटेरियाज क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले, जब भी ये फाइनेंशियल चीजें आती है दोस्तों लोगों को डर लगता है कि ये कैसे किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आपको ये सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको खुद से चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ क्राइटेरियाज डालना है। बहुत सारे ऑनलाइन स्क्रीनर टूल्स है जिन पर आप स्टॉक की ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर नाम लूं तो टिकर टैप है, ट्रेडिंग व्यू है, मनी कंट्रोल है, इक्विटी मास्टर है, स्क्रीनर है, बहुत सारे, और ये सारे फ्री है दोस्तों। आप फ्री में इनको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन क्राइटेरियाज को जिसके बेसिस पर आप स्टॉक की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आता है क्राइटेरिया दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी में आपको जिस कंपनी को माफ कीजिए, आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 500 करोड़ तो होना चाहिए दोस्तों। इससे कम वाली कंपनी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। 500 करोड़ से ज्यादा का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। अगला क्राइटेरिया है दोस्तों, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो कंटिन्यूअस 10% से ज्यादा होनी चाहिए पिछले कुछ वर्षों की। नॉर्मली 5 साल या फिर 3 साल का क्राइटेरिया यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद का जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है उसका मतलब यह है कि कंपनी की जो इक्विटी है उसका डेट, मतलब उसके लोन के साथ उसका कितना रेशियो है। अगर कंपनी का बहुत ज्यादा लोन है तो ये 1 से ज्यादा आएगा और इसकी वजह से कंपनी लोन का रिपेमेंट करते करते थक जाएगी दोस्तों। अगला स्क्रीनिंग क्राइटेरिया अगर देखें तो कंपनी की ईपीएस कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितनी है पिछले 5 सालों की। अगर ये लगातार बढ़ रही है दोस्तों तो कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट में जा रही है और उसके वजह से ये कंपनी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है इन फ्यूचर। उसके अगले क्राइटेरिया देखेंगे दोस्तों, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। जैसा कि हमने देखा कि एवरेजली 20% तो रिटर्न हमें मिलना चाहिए दोस्तों हमारे इन्वेस्टमेंट पर, राइट। तो आपको ये एक फिल्टर क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीबी रेशियो, पीबी रेशियो अगर देखेंगे तो 1.5 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा प्राइस टू बुक रेशियो नहीं होना चाहिए दोस्तों। और पी रेशियो की अगर बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होना चाहिए 25 या उससे कम। तो ये एक अगला क्राइटेरिया है। और आखिरी का क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, करंट रेशियो जो होता है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से नीचे वाली कंपनी आपको इग्नोर करनी है। जब आप किसी भी स्क्रीनर वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, किसी भी स्टॉक को सर्च करोगे तो आपको नॉर्मली उस पेज पर आपको उस कंपनी के सारे क्राइटेरियाज और फाइनेंशियल रेशियो दिखाई दे जाएंगे। स्क्रीनर जैसे टूल भी है दोस्तों, ये मोबाइल पर भी अवेलेबल है। आप अगर उनमें अपना खुद का क्राइटेरिया बनाना चाहते हो तो वो आपको वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया चेंज करें और उसके हिसाब से फिल्टरिंग और स्क्रीनिंग करें दोस्तों। ये सारे क्राइटेरियाज फॉलो करके आप एक बेहतर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मुड़ते हैं स्टेप 2 पर। अब देखेंगे कि कंपनी आगे की स्टेप क्या होनी चाहिए। तो कंपनी की मॉनेटरी हेल्थ चेक कीजिए दोस्तों।
अब मॉनेटरी हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती है। जब आप स्टॉक्स को फिल्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपके पास हज़ारों स्टॉक्स में से 100 ऐसे स्टॉक आ गए जो आपके पहले क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो अब आप अगला स्टेप लीजिए और जाइए कि कंपनी का डेबिट देखिए, कंपनी पर कितना डेब्ट है, कितना लोन है, उसको चेक कीजिए। वो भी स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया में आप देख सकते हो। इसमें इसके जो करंट रेशियो है या डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, ये इसीलिए हमने वहां पर ऐड किए हैं। ये दोनों रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी उधार ली हुई पूंजी या फिर डेट पर कितना निर्भर है, मतलब उस कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है। तो जब आप सही शेयर का चुनाव कर ले तो इन दोनों के रेशियो के अलावा ये भी देखें कि वह कंपनी पिछले कुछ सालों से अपने कर्ज को कैसे मैनेज कर रही है। अगर कंपनी अपने डेट्स यानी कर्जों को साल दर साल कम कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है दोस्तों। अगेन, किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो आपको ये डेटा प्रोवाइड करती है, और वहां पर जाकर कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उस पर्टिकुलर कंपनी की, अगर आपने एबीसी नाम की कंपनी आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की है, तो उस कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में जाके आप वहां पर भी उनके फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हैं, उनका बैलेंस शीट देख सकते हैं, जिसमें उस कंपनी के करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेबिट्स लिखे रहते हैं दोस्तों। वो कंपनी जिन पर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डेबिट होता है वो अपने कर्जों को चुका नहीं पाती, क्योंकि उसका ज्यादातर पैसा जो होता है वो ब्याज देने में ही चला जाता है और उसका प्रॉफिट बढ़ नहीं पाता। ऐसी कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ पाती और एक समय ऐसा आता है जब वो बैंकरप्ट हो सकती है दोस्तों, उसकी कगार पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आइए अब अगला पॉइंट देख ले कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कितना डेब्ट कम किया है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो जब भी आप फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें तो ये जरूर देखें कि कंपनी का डेट जो है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का डेट कम होने के बजाय उल्टा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंपनी आपको अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। अगर उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो टेक महिंद्रा को देखें तो 2012 से लेकर 2016 तक उसने लगातार अपने डेट को कम किया है, जो कि एक अच्छा संकेत है, एक पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए लॉन्ग टर्म डेबिट रेशियो को भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेबिट रेशियो वो होता है दोस्तों जो कंपनी एक साल से ज्यादा समय के लिए उधार लिया है और करंट लायबिलिटीज कंपनी के वो कर्जे डेबिट्स वो है जो उसे एक साल में चुकाने हैं। अगर लॉन्ग टर्म डेट रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो है लॉन्ग टर्म डेट रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो कंपनी की जो टोटल एसेट है, अगर उससे हम भाग ले कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट को, तो ये लॉन्ग टर्म डेट रेशियो हमें सीधा सीधा मिल जाता है। अगर ये रेशियो अगर एक से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उससे कई ज्यादा उसके पास डेट है, उसका लोन है और उसे चुकाना है। तो ऐसी कंपनी में कभी भी पैसा निवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर ऐसी कंपनी बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा डेट अगर देखा जाए, नॉर्मली ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा डेट देखा जाए तो रियल एस्टेट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और बैंक पर सबसे ज्यादा डेट पाया जाता है, लोन पाया जाता है। तो नॉर्मली ऐसे कंपनियों के स्टॉक को खरीदते वक्त आपको इनके लोन, इनके डेट को जरूर चेक कर लेना चाहिए और थोड़ी सावधानी से चेक करना चाहिए दोस्तों। तो ये थी दूसरी स्टेप। अब देखेंगे तीसरी स्टेप में क्या लिखा है। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो हमें चेक करने हैं दोस्तों तीसरी स्टेप में। अब जैसे आपने आपकी पहली स्टेप में 100 कंपनीज फिल्टर होके आई थी, उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया जब आपने अप्लाई किया लोन का, तो उसमें से 30 कंपनीज निकल चुकी है, 70 कंपनीज अभी आपके पास है। तो अब जाइए उसका आरओसी जैसे फाइनेंशियल रेशियो देखें। वैसे भी वॉरेन बफेट जब भी किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो वो 2 रेशियो जरूर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो आरओई, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यह बताता है कि हमने जो पैसा निवेश किया है उस पर हमें कितना रिटर्न मिला है। और दूसरा रेशियो वो जरूर देखते हैं दोस्तों, आरओसीई। आरओसीई का मीनिंग है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, और इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने अपने व्यापार में जितना पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है।
तो इन दोनों फाइनेंशियल रेशियोज को देखने के बाद आज आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कोई कंपनी अब कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रही है। जिस कंपनी के आरओई आरओसी के रेशियो ज्यादा होते हैं तो ये दर्शाता है कि उस कंपनी के पास फ्यूचर में काफी पोटेंशियल है और आगे चलकर उस कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है। तो जब भी आप स्टॉक को सिलेक्ट करें तो ये जरूर देखें कि कंपनी का आरओई और आरओसी 20% से ज्यादा होना चाहिए और पिछले 5 सालों से ये लगातार बढ़ रहा होना चाहिए। हाँ, अगर कोरोना जैसी कोई त्रासदी है, अगर वो महामारी है, तो वो जरूर सारे रेशियोज पर अफेक्ट करती है, लेकिन उसका भी इफेक्ट इस पर मिनिमल हो तो वो अच्छा रहेगा दोस्तों। अब ये थी हमारी तीसरी स्टेप। जल्दी से मूव करते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप है कंपनी के बिजनेस को समझे दोस्तों। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कौन सी महामारी किस बिजनेस पर अफेक्ट करती है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। स्टेप 1 को देखकर आप अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया देखना पड़ता है ये तो आपने सीख लिया। अब आप उस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें चेक करें, उस कंपनी के बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करें। इसके लिए आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है उसकी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, उस कंपनी के अपडेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी के बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप उस कंपनी के बारे में जानेंगे उतना ही आपको उसके बिजनेस के बारे में समझ आएगा। जब आप अच्छी तरह से उस कंपनी के बारे में जानकारी जुटा ले तो अपने आप से ये सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है? दूसरा सवाल, क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज लोगों के लिए वैल्यूएबल है? तीसरा सवाल दोस्तों, क्या मुझे पता है कि कंपनी का बिजनेस कैसे काम करता है और पैसा कैसे कमाता है? चौथा सवाल अगर मैं आपके सामने रखूं तो पिछले कुछ सालों में कंपनी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं? और आखिरी सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या कंपनी पर कोई गैर कानूनी मुकदमा भी दर्ज है या नहीं? मुझे पता है दोस्तों कि ये सारे सवालों के जवाब आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन सवालों के जवाब दे सके और अगर आपको लगे कि आपको इन सारे सवालों के जवाब पता है तो आप कह सकते हैं कि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है दोस्तों। ये कब पता करना मुश्किल है कि कंपनी पर कोई गैर कानूनी मुकदमा है या नहीं, तो इसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोरा होती है या रेडिट होती है, ये फोरम है जिन पे जाकर आप कंपनी के बारे में और लोगों से फीडबैक भी ले सकते हैं, लोगों को पूछ सकते हैं ये एबीसी कंपनी कैसी है, ये XYZ कंपनी कैसी है। तो आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा करने से आप स्टॉक मार्केट में पैसा खोने से बच पाएंगे दोस्तों। तो ये थी चौथी स्टेप। अब जल्दी से मूव करते हैं पांचवी स्टेप। पांचवी स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवी स्टेप में हम देखेंगे कि कंपनी के स्टॉक की या उसके शेयर की जो सही वैल्यू है वो क्या है, ये पता करना जरूरी होता है। सबसे ज्यादा लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि आखिर का स्टॉक का सही प्राइस कैसे पता करें। अगर वॉरेन बफेट की लैंग्वेज में कहा जाए तो प्राइस इज व्हाट यू पे। प्राइस वो चीज है जो आप पे करते हो, द वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और वैल्यू वो होती है जो आपको रिटर्न में मिलती है। मतलब अगर आपने 100 रुपए देकर कोई स्टॉक खरीदा तो वो 100 रुपए उस स्टॉक की प्राइस थी, लेकिन कल जाकर अगर यही स्टॉक आपका 150 रुपए में बेचा गया या फिर उसकी वैल्यू, उसकी जो प्राइस है वो 150 रुपए होगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो 150 है दोस्तों। ये उल्टा भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिमम प्राइस देकर अगर आप मैक्सिमम वैल्यूएबल कंपनी में पैसा निवेश कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। स्टॉक को कम प्राइस पर खरीदने से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क से बचाती है, उसके रिस्क को कवर करती है। तो जब भी आप कोई स्टॉक खरीदे तो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा हो तो उसको जरूर खरीद लेना चाहिए दोस्तों। ऐसे स्टॉक्स को खरीदने से फ्यूचर में आपके निवेश पर तगड़ा रिटर्न मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर जैसे कि अगर किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है और वो स्टॉक नॉर्मली 100 रुपीज या उससे ज्यादा प्राइस पर ही मिलता है, तो कभी भी अगर ये भविष्य में 100 से नीचे चला जाए तो उसे खरीद लीजिए, वो आपको जरूर फायदा ही कराएगा दोस्तों। अब हम देख लेंगे कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करें। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों,
जिससे आप इंट्रिंसिक वैल्यू पता करते हैं कर सकते हैं उस शेयर की। तो इसमें देखिए ईपीएस गुना 8.5 8.5 प्लस 2G इंटू 4.4 डिवाइडेड बाई वाई। तो इसमें ईपीएस मतलब कंपनी का पिछले 12 महीनों का ईपीएस है। 8.5 एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है मिस्टर ग्राहम के द्वारा, जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था, और ये उसको दर्शाता है जो एक नॉन ग्रोथ कंपनी का पीई रेशियो है। जी जो है वो लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 इयर्स अर्निंग ग्रोथ एस्टिमेट है और कंपनी का, और वाई जो है वो करंट यील्ड है ऑन ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इस वैल्यू से आप ये पता कर सकते हैं कि उस शेयर की वैल्यू कितनी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, और अगर वो उस वैल्यू से कम पर मिल रहा है दोस्तों तो आप उसको जरूर खरीद ले। अब देखते हैं स्टेप नंबर 6, जिसमें कंपेटिटिव एडवांटेज या फिर मोड की बात हम करने वाले हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली वो पॉइंट है जो आपकी समझ बूझ पर आधारित है, और जो आप आंखें और कान खुले रखकर ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। अब तक हमने उन कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है जिनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल समझने में आसान है, लेकिन अब हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर उस कंपनी के पास ऐसा क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे हम मोड कह सकते हैं, जिसके द्वारा वो अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों से अच्छा परफॉर्म कर सकती है या उनको पछाड़ सकती है दोस्तों। मोड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप मोड को समझ लिए। मोड क्या होता है? मोड किसी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, मतलब कोई ऐसा लाभ, कोई ऐसा प्रॉफिट जो उस इंडस्ट्री में केवल उसी कंपनी के पास हो, बाकी कंपनी के पास नहीं है। जितना बड़ा मोड होगा वह उतनी ही ज्यादा सस्टेनेबल रहेगी और उतना ही बड़ा उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। उसके कॉम्पिटिटर्स से अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये मोड उसको सपोर्ट करता है दोस्तों। इसका मतलब है कि उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के लिए आपके इस एक्स्ट्रा एडवांटेज को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा, जिससे आपके कॉम्पिटिटर्स कभी भी आपके मार्केट शेयर को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसी कंपनी के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसमें पैसा निवेश करना है। अगर देखा जाए दोस्तों तो मोड्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। आपका ब्रांड जो है वो आपके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कितना स्ट्रांग हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कि उस इंडस्ट्री में आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो उसका लाभ भी आपके शेयर को, आपकी कंपनी को मिल सकता है जो दूसरी कंपनियों को नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अगर बजाज हमें पता है कि टू व्हीलर के सेक्टर में बहुत स्ट्रांग नाम है, लेकिन अगर बजाज फोर व्हीलर के सेक्शन में उतरना चाहती है तो ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी उसकी एक पहुंच है, ऑलरेडी उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और अगर वो फोर व्हीलर में नया बिजनेस शुरू करती है तो अपनी पॉपुलैरिटी का उसको फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इसको कहते हैं कि आपका बिजनेस ऑलरेडी वहां पे सक्सेसफुल है, और अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसका लाभ मिल सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी इंडिया में नया है, और काफी सारे महिंद्रा जैसी कंपनी है, या फिर अगर देखें तो टाटा जैसी कंपनी है, ये ऑलरेडी ईवी सेक्शन में काफी आगे बढ़ चुकी है। तो इनको आगे जाके फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। तो ऐसी आपकी कंपनी के पास ऐसा कोई एडवांटेज है या नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। और आखिर का पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कि कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन पर आपका कंट्रोल हो सकता है, जो कि दूसरी कंपनियों को बिजनेस करने से रोक सकता है, लेकिन आपको नहीं रोक सकता। फॉर एग्जांपल अगर देखो दोस्तों तो मैं दो आईटी कंपनीज को कंपेयर करता हूँ, टीसीएस और कैपजेमिनाई फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी है और टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो जैसे अगर कैपजेमिनाई को अपना बिजनेस इंडिया में फैलाना है तो उनको काफी सारे नॉर्म्स, काफी सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जो हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। लेकिन चूंकि टीसीएस ऑलरेडी इंडिया की कंपनी है, उसका प्रॉफिट इंडिया में रहने वाला है, तो टीसीएस को उसका लाभ मिल सकता है। साथ ही टीसीएस के ऐसे कई कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी सरकार में हैं और उनके काम फटाफट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था दोस्तों। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एप्पल कंपनी दोस्तों, ये एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड बना हुआ। एप्पल की
कभी भी आपने सुना है कि एप्पल की वॉच है, एप्पल का मोबाइल है या फिर आईफोन है, ये कभी भी टॉप सेलर में रहा है? नहीं दोस्तों, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और लोग इस पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जो कि एप्पल के लिए एक मोट है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स के पास इतना एडवांटेज नहीं है, इसके जैसे एडवांटेज नहीं है। और एक चीज की एग्जांपल ले सकते हैं, कोलगेट हो, फेविकल हो, मारुति सुजुकी हो, ये सारी कंपनियों ने दिमाग में एक छवि बनाई हुई है। जब आप कोई पेस्ट की बात करते हैं तो आप ऐसा नहीं बोलते कि आप डाबर लाल पेस्ट यूज करें, आप बोल रहे हैं कि कोलगेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, भले ही वो पेस्ट आप डाबर लाल की यूज कर रहे हो। तो अगर आप गाड़ी की बात करें तो इंडिया के जो इन्वायरमेंट है, इंडिया की जो कंडीशंस हैं, उसमें मारुति सुजुकी की गाड़ियां सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि वो उसके हिसाब से बनाई गई है। और ये हमारे दिमाग में एक छवि बन चुकी है। कल अगर मैं कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाऊंगा तो पहले मैं मारुति सुजुकी के बारे में सोचूंगा दोस्तों। तो ये छवि बहुत हेल्प करती है उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है, क्या उसके पास भी ऐसा कोई मोट है, उसके पास भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कोई चीज है या ऐसा है। तो ये पॉइंट था दोस्तों। अब हम जल्दी से मुड़ेंगे पॉइंट नंबर या फिर स्टेप नंबर 7 पर दोस्तों। अगर स्टेप नंबर 7 की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी दोस्तों। अगर कंपनी ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट नहीं है तो उसका स्ट्रॉन्ग कितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, उसका कितना भी पॉपुलैरिटी हो, उसके कितनी भी प्रॉफिटेबल हो, उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। कंपनी के मैनेजमेंट का फ्रॉड होना ही सबसे बड़ा कारण है कि लोग स्टॉक मार्केट पर अब भरोसा नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिनसे लोगों का शेयर मार्केट पर से विश्वास उठ गया है। अगर नाम के लिए हम बताएं तो शेयर हर्षद मेहता स्कैम है, केतन पारेख स्कैम है, अभी अभी जो हुआ था वो मोदी स्कैम है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर होल्डर्स को मिसलीड करती है और सेबी के नियमों का भी पालन नहीं करती, मतलब सेबी को भी चकमा देने की कोशिश करती है। इन कंपनियों से निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसीलिए ऐसी कंपनियों से हमेशा दूरी बना के रखिए दोस्तों। कंपनी के मैनेजमेंट से हमारा मतलब है उस कंपनी के प्रमोटर, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि। अगर आपको सवाल होगा कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी फ्रॉड है, इसका पता कैसे लगा, ये हमें कैसे पता चल सकता है, राइट? तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट में घोटालेबाज कंपनियों का आसानी से पता कर सकते हैं। अगर देखें तो सबसे पहले आप जाइए कंपनी के सारे ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक कीजिए, उनको देखिए। आपको घर पर जाकर उस कंपनी के नाम के आगे फ्रॉड या स्कैम लिखकर सर्च करना है, जैसे कंपनी का नाम स्कैम। तो अगर उस कंपनी ने कोई फ्रॉड किया होगा तो वो आपको गूगल पर दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको कंपनी के सभी मैनेजमेंट के नाम को भी चेक करना है दोस्तों। मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं हमारे, बहुत सारी चेकिंग हो रही है, लेकिन आप अपना मेहनत का पैसा इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं दोस्तों, तो इतनी चेकिंग तो जरूर बनती है। कई कंपनी के तो आप इसके साथ साथ देख सकते हैं कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है और उनकी क्वालिफिकेशन भी कितनी है, क्या वो एलिजिबल है उस पोजीशन को संभालने के लिए, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वहां पर उन्होंने कैसा काम किया है, वहां पर जो कंपनी थी उसको कितना ऊंचाई तक लेके गए हैं, ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं। इसके बाद अगली स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ें। कंपनी और उसके मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए आपको उस कंपनी की वार्षिक या एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर आप उस कंपनी के भविष्य के दृष्टिकोण, स्ट्रैटेजीज और आने वाले इनोवेशंस के बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों। ये एनुअल रिपोर्ट उस कंपनी का सीईओ खुद बनाता है, जिसमें उसके लॉन्ग टर्म के विजन के बारे में पता चलता है। अगर किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में सीईओ अगर विजन दे रहा है आपको अगले 5 सालों का, अगले 10 सालों का, तो आपको ये पता चलता है कि उनकी सोच कहाँ तक है और उस पर वो क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या क्या कदम उठा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ ही एनुअल रिपोर्ट आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग को देखें दोस्तों। उस कंपनी में प्रोमोटर्स जो है उनकी शेयर होल्डिंग कैसे है।
अगर कंपनी के प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग उस कंपनी में ज्यादा है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि उसके प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर विश्वास है और इसीलिए वो उसमें पैसा निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बहुत कम है तो ये एक निगेटिव सिग्नल माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब है कि खुद प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स क्या भरोसा करें। और हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को इस ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ये था अगला क्राइटेरिया। अगर यहाँ पर अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 40-50% से ज्यादा है तो ये एक अच्छा स्टॉक माना जाएगा दोस्तों। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करेंगे दोस्तों तो जरूर आपको एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। अब मैं आशा करता हूं कि आपको शेयर मार्केट में अच्छे शेयर कैसे चुने, अच्छे शेयर का चुनाव कैसे करें और कौन से शेयर में पैसा निवेश करना चाहिए ये पता चल गया। साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आपने किसी शेयर को चुना है तो जरूर वो फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, उस पर कोई फ्रॉड नहीं होगा और उस मतलब एक अच्छा शेयर आप चुन सकते हो दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें अगर फॉलो करें तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प करेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।